अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर डिके में पढ़ा कि एक रेडियम के एटम से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होता है तो ये रेडॉन बन जाता है। अल्फ़ा पार्टिकल जो कि हीलियम का न्यूक्लियस होता है, तो ये इस अमल को एक न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम देते हैं क्योंकि इसमें न्यूक्लियस की आइडेंटिटी या कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई। इसमें 226 एटॉमिक मास था और इसमें 222 इसमें से हीलियम न्यूक्लियस के एमिशन से। ये रिएक्शन अपने आप से हुआ, नेचुरली ऐसा हुआ। हम इसको इंड्यूस्ड भी कर सकते हैं, बाय फोर्स भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा न्यूक्लियस हो जिसके ऊपर हम एक पार्टिकल बम्बार्ड करें और रिज़ल्ट में हमें एक और न्यूक्लियस मिल जाए, तो साथ में कोई और पार्टिकल एमिट हो, तो ऐसे में ये रिएक्शन भी न्यूक्लियर है और ये इंड्यूस्ड है। ये बम्बार्डिंग पार्टिकल को अगर हम स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करें और जो टारगेट न्यूक्लियस है उसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करें और जो नया बनने वाला न्यूक्लियस है उसको हम वाई न्यूक्लियस कहें और जो पार्टिकल एमिट होता है हम उसको स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करें, तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन की इक्वेशन बन जाती है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ लॉज हैं जो वैलिड रहेंगे। फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ particles mean न्यूक्लियॉन्स, ये कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। इसके अलावा टोटल मास कांस्टेंट रहेगा आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन। इसी तरह से टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी आफ्टर रिएक्शन और बिफोर रिएक्शन। रिएक्शन से पहले जो पार्टिकल इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे एक्स बम्बार्डिंग पार्टिकल है स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स टारगेट पार्टिकल है, तो ये दोनों पार्टिकल रिएक्टेंट कहलाते हैं। और जो रिएक्शन के बाद यहाँ जो भी इवेंट हुआ, रिएक्शन हुआ, उसके बाद जो हमें एक न्यूक्लियस और एक पार्टिकल मिला, तो ये प्रोडक्ट कहलाए। ये रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए ये जो लॉज हैं ये वैलिड रहते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर आप हीलियम बम्बार्ड करें तो आपको ऑक्सीजन का न्यूक्लियस या एटम मिलता है और एक प्रोटॉन एमिट होता है। हाइड्रोजन, प्रोटॉन को हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं क्योंकि वो उसके न्यूक्लियस में अगर सिर्फ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, तो हम उसको H लिख सकते हैं। तो ऑक्सीजन का आपके पास जो मास नंबर है 17 वाला है और ये चार्ज नंबर 8 है। नाइट्रोजन 14 है मास नंबर और 7 है चार्ज नंबर। इसी तरह से हीलियम 2 और 4 लिख सकते हैं। अब इसमें आप देखें ये लॉज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हैं न्यूक्लियॉन्स के नंबर। जैसे नाइट्रोजन में प्रोटॉन की तादाद 7 है और हीलियम में 2, टोटल ये 9 हो गए। और यहाँ पे 8 और 1 से ये 9 हो गए। तो प्रोटॉन की तादाद बराबर बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। इसी तरह से न्यूट्रॉन्स की तादाद आप देखें, यहाँ 7 न्यूट्रॉन्स हैं और यहाँ 2, तो न्यूट्रॉन की नंबर भी 9 है।
और यहाँ पे 8 प्रोटॉन और 9 न्यूट्रॉन हैं, और यहाँ पे न्यूट्रॉन 0, तो न्यूट्रॉन की तादाद भी 9। तो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कांस्टेंट दोनों के लिए। अगर आप मैसेज को देखें तो मैसेज के लिए जैसे रिएक्टेंट का टोटल मास, जैसे नाइट्रोजन का मास जो है, मैं यहाँ पे दोबारा से इक्वेशन लिख दूं कि नाइट्रोजन प्लस हीलियम, हमारे पास ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, और ये 17 है, ये 2 है, ये 4 है। मैं इनको दोबारा से लिख देता हूँ, 7 है, ये 14 है। अब मैं इनके मैसेज लिखता हूँ एटॉमिक मास यूनिट्स में। रिएक्टेंट इन दोनों का मास हमारे पास 14.0031 यूनिट नाइट्रोजन का, प्लस हीलियम है 4.0026 यूनिट्स। तो इन दोनों को सम किया तो ये हमारे पास 18.0057 यूनिट्स है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के लिए हमारे पास जो मास है एटॉमिक मास यूनिट में 16.991 यूनिट्स, और प्लस प्रोटॉन का मास है 1.0078 यूनिट्स। इन दोनों का टोटल मास 18.0069 यूनिट्स है। अब आप टोटल मास आप देखें कि यहाँ पे रिएक्टेंट का मास स्मॉलर है, प्रोडक्ट का मास, ये रिएक्टेंट है, ये स्मॉलर है प्रोडक्ट के मास से। बज़ाहिर ये हमारे पास इम्बैलेंस है, मगर हम अल्फ़ा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर, तो अल्फ़ा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी देते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल जब बम्बार्ड होता है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है जो उसने न्यूट्रॉन के साथ एडअप की, और वो काइनेटिक एनर्जी मास में चेंज हो जाती है। तो हमें कितना मास चाहिए, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें डेल्टा एम, तो ये 18.0069 माइनस 18.0057, ये आपके पास आ जाता है 0.0012 यूनिट्स। अगर हम इसके मुतबादल एनर्जी को चेक करें, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, उस तरह से कर लें, या फिर 0.0012 यूनिट के साथ 931, एक यूनिट कितनी एनर्जी के बराबर है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी आपके पास मिलती है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी अगर अल्फ़ा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है तो वो मास में चेंज होके मास को इक्वल कर देगी। तो हमने रिएक्टेंट का जो मास कम था वो एनर्जी की सूरत में सप्लाई कर दिया, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हुआ। अब हीलियम के पास काइनेटिक एनर्जी 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक भी होती है, तो उसमें से 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इजीली मिल सकती है, जो रिएक्शन को पॉसिबल बनाने के लिए काफ़ी है, इनफ है। एक और प्रॉपर्टी न्यूक्लियर रिएक्शन की कि ये रिवर्सिबल भी होते हैं। प्रोडक्ट पार्टिकल्स हैं, अगर उनको हम बम्बार्ड कराएं, एक दूसरे के साथ टकराएं, तो क्या वो पहले वाले रिएक्टेंट मिल सकते हैं? तो ये ट्रू है कि हम ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ऑक्सीजन जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स में से है, हम एरो को रिवर्स करके वापस हीलियम हासिल कर सकते हैं और नाइट्रोजन हासिल कर सकते हैं।
ये कैसे कि हम हाइड्रोजन को न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन को न्यूक्लियस के ऊपर बम्बार्ड करें एक्सेलरेट करके, तो ये हमारे पास नाइट्रोजन दे देता है। तो रिवर्सिबल भी है ये रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी कि ये रिवर्सिबल भी होते हैं। x प्लस कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस स्मॉल y। तो ये जनरल इक्वेशन है। तमाम न्यूक्लियर रिएक्शंस को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी।